प्रिय मित्रों, आईटीसीओ की ओर से और तिब्बत को लेकर जो कोर ग्रुप बना हुआ है, उन दोनों की ओर से लेकर तिब्बत के विषय पर, भारत तिब्बत के संबंधों के विषय पर और चीन को लेकर जो भारत और तिब्बत की समस्या है, इसको लेकर जो वेबिनार आयोजित किया है। मैं इसके लिए आईटीसीओ का भी और कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज का आभारी हूं कि उन्होंने एक ठीक विषय पर और ठीक समय पर ये वेबिनार आयोजित किया है। इसमें भाग लेने वाले हमारे मित्र और कोर ग्रुप फॉर तिब्बतन कॉज के जो अध्यक्ष हैं, श्री आर.के. खिरमे जी बड़े लंबे समय तक अरुणाचल प्रदेश में मंत्री रहे और शायद सबसे कम उम्र में लोकसभा के सदस्य बन गए थे। तो खिरमे जी के लंबे अरसे से तिब्बत कॉज को लेकर संघर्षरत हैं और अरुणाचल प्रदेश में और पूरे देश में इसके लिए कार्य करते रहते हैं। वो जहां उपस्थित हैं और उनके साथ श्री सुरेंद्र जी गांधी शांति प्रतिष्ठान के महासचिव भी रहे और शायद जो शुरुआती दौर में तिब्बत के संघर्ष से जुड़े, उनमें सुरेंद्र जी का नाम आता है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले सुरेंद्र जी का कर्म क्षेत्र पूरा हिंदुस्तान रहा है और जो शुरुआती दौर के जिन तिब्बत समर्थकों की गणना करनी हो तो उसमें सुरेंद्र जी का अग्रणी भूमिका सुरेंद्र जी की रही है। इसी प्रकार कर्नाटक से श्री अमृत जोशी इस वेबिनार में हिस्सा ले रहे हैं। अमृत जोशी जी कर्नाटक के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता तो है ही और मुंडगौड़ में जो तिब्बती बस्तियां हैं, जो तिब्बती बसाहत है, उससे बड़े लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और तिब्बत के लोगों के साथ इतना जीवंत संपर्क है अमृत जोशी जी का कि मुंडगौड़ के जो तिब्बती बसाहते हैं वो अमृत जोशी जी को अपना ही परिवार का सदस्य मानते हैं। कर्नाटक में और दक्षिणी भारत में तिब्बत के कॉज को आगे बढ़ाने में अमृत जोशी जी का बड़ा योगदान रहा है। निकोसे जी महाराष्ट्र के हैं, बड़े लंबे अरसे से तिब्बत को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तिब्बत के इस कॉज से जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी मित्रों का यहाँ स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप इस वेबिनार से जुड़े। वेबिनार का जो विषय है कि भारत और तिब्बत के संबंधों में प्रगाढ़ता कैसे आए और अभी जो चीन का संकट दोनों देशों पर है, उसका सामना कैसे किया जाए। देखिए, जहाँ तक भारत और तिब्बत के संबंधों की बात है, मैं समझता हूँ ये संबंध इस प्रकार के हैं कि बीच में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर दोनों देश एक ही सांस्कृतिक उत्स से प्रेरित हैं। यदि कहा जाए कि दोनों की संस्कृति का जो मूल है, दोनों की आस्थाओं का जो मूल है, दोनों के विश्वासों का जो मूल है, वो एक ही है। इसलिए जैसे हिंदुस्तान का नेपाल के साथ रोटी बेटी का संबंध है और नेपाल को जैसे हिंदुस्तान के लोग मित्र नहीं बल्कि भाई मानते हैं, उसी प्रकार तिब्बत जो है, तिब्बत को भी हिंदुस्तान के लोग मित्र नहीं बल्कि अपना भाई मानते हैं। तिब्बत के लोगों का और पूरे हिमालयी क्षेत्र में, लद्दाख में, उत्तराखंड में और भूटान में, सिक्किम में और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश सिक्किम तक तिब्बत के लोगों का आना जाना लगा रहता था और इधर के लोग भी तिब्बत में उसी प्रकार जाते थे बिना किसी प्रकार की रुकावट के। और मैं समझता हूँ जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है और जिस तीर्थ क्षेत्र में हिंदुस्तान से तो लोग जाते ही हैं, लेकिन पूरे एशिया से लोग जिस तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, कैलाश मानसरोवर में, वह कैलाश मानसरोवर भी आज चीन के कब्जे में है। तिब्बत चीन के कब्जे में है, कैलाश मानसरोवर तिब्बत के कब्जे में है और लहासा के जो बहुत ऐतिहासिक मंदिर हैं, जोखांग मंदिर है, वो चीन के कब्जे में है। लेकिन ये सारे जो चीन के कब्जे में, ये इट्स ए हार्ड फैक्ट, लेकिन ये सारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं, जोखांग मंदिर है, पोताला पैलेस है, कैलाश मानसरोवर है, ये मिलकर हिंदुस्तान और तिब्बत के लोगों को आपस में जोड़ते हैं। तारा के मंदिर तिब्बत में हैं और तारा के मंदिर बहुत से हिंदुस्तान में हैं। तो ये मैं इसलिए सारे उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि जो विषय है कि भारत और तिब्बत के संबंध कितने प्रगाढ़ हैं, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों देशों की आपसी जो मित्रता है। और बहुत से तिब्बत के मेरे मित्र जानते ही होंगे कि तिब्बत के लोगों की जो एक प्रकार से उत्पत्ति कहिए या पृष्ठभूमि है,
उसके बारे में कहा जाता है कि महाभारत में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत समाप्त हुआ तो एक राजा वहाँ से तिब्बत में गए और उस जो राजा था जो महाभारत के युद्ध से गया था, उसी राजा से ही आगे तिब्बत की जो पूरी संस्कृति है और जो एक प्रकार से कहना चाहिए कि संस्कृति के मूल उत्स हैं, उसी राजा से आगे फैले। वो ग्रीवा गर्दन नीचे झुकाकर खड़ा था, इसलिए शायद उसको उस तिब्बत के राजा का नाम भी नतमस्तक ग्रीवा, जो अपने भोटी भाषा में लगा, लेकिन हिंदी में मैं कह रहा हूँ, जो तिब्बत की मातृभाषा, तिब्बतियों की मातृभाषा जो है खासकर उत्सांग प्रदेश में वो भोटी भाषा है। और भोटी की जो वर्णमाला है वो देवनागरी की वर्णमाला ही भोटी भाषा की वर्णमाला है। और जो महापुरुष तिब्बत से उस वर्णमाला को हिंदुस्तान से लेकर गए, उसका नाम संभोट था। उसके कारण ही तिब्बती भाषा का नाम, जो तिब्बत के लोगों की मातृभाषा थी, उसका नाम भोटी भाषा पड़ा। और वहाँ के रहने वाले लोग जो संभोट कहलाते थे बहुत से लोग ऐसा भी मानते हैं कि जो महाभारत में पांचों पांडवों का हिमालय क्षेत्र में जाकर उनका देहांत होना और समाज आना, जो कथा आती है, तो वो हिमालय क्षेत्र में जो जा रहे वो तिब्बत की ओर ही जा रहे थे। संस्कृत में तिब्बत को त्रिविष्टम भी कहा जाता है। तो ये हमारे हिंदुस्तान और तिब्बत के जो इस प्रकार के प्रगाढ़ संबंध हैं, और मैं समझता हूँ इन संबंधों में अभी भी आंच नहीं आई है। और इन संबंधों को और जो सुदृढ़ता का काम किया वो भगवान बुद्ध ने किया। भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके उपदेश, उनके सरमन, उनके वचन लगभग पूरे एशिया में फैले। तो सबसे पहले उनके वचनों को एक प्रकार से ग्रहण करने वाले या उनके वचनों को आत्मसात करने वाले, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो बात कही है वो आचरण से ताल्लुक रखती है, जिसको मैं कह सकता हूं कि एक अच्छे मनुष्य का निर्माण कैसे किया जाए। भगवान बुद्ध के टोटल जो उनकी फिलॉसफी है उसको किसी एक सेंटेंस में समाहित करना हो तो भगवान बुद्ध इस बात की साधना कर रहे हैं कि एक उत्कृष्ट, एक अच्छा, जो पूरे मानव मात्र के लिए अच्छा हो, ऐसे मनुष्य का निर्माण कैसे किया जाए। इसीलिए बुद्ध ने करुणा की, अहिंसा की, दया की, इस प्रकार का जो मनुष्य में गुण होने चाहिए उसकी बात की। और इन गुणों को तिब्बत के लोगों ने बहुत गहराई तक एक प्रकार से कहिए कि आत्मसात ही कर लिया। जिस प्रकार हिंदुस्तान के लोगों ने इन चीजों को आत्मसात किया, उसी प्रकार तिब्बत के लोगों ने इन चीजों को आत्मसात किया। तो हमारे संबंध इतने पुराने हैं। और मैं इसको एक और ढंग से भी एक्सप्रेस करता हूं कि कभी हिंदुस्तान से भगवान बुद्ध के वचन तिब्बत तक पहुंचे थे, चीन से होते हुए तिब्बत तक पहुंचे, और आज उन्हीं भगवान बुद्ध के वचनों को हिंदुस्तान में धर्मशाला में बैठकर परम पावन दलाई लामा आज उन्हीं भगवान बुद्ध के वचनों को दुनिया भर में प्रसारित कर रहे हैं। जी, एक प्रकार से कहना चाहिए कि मैं इसको उऋण होने की बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि चिंतन में, दर्शन में ऋण या उऋण होना नहीं होता। इसको हम ये कह सकते हैं कि कभी भगवान बुद्ध के वचन तिब्बत में फैले थे और आज उन वचनों को तिब्बत के एक महापुरुष परम पावन दलाई लामा धर्मशाला में बैठकर फैला रहे हैं। ये दोनों देशों की आंतरिक एकता का बहुत बड़ा सूत्र है। प्रिय मित्रों, तिब्बत पर ये जो वर्तमान संकट आया हुआ है, इस संकट का कारण देखिए, इस संकट का कारण चीन की विस्तारवादी नीति है। अदरवाइज तिब्बत तो कभी चीन का गुलाम नहीं रहा। ये जो चीन की विस्तारवादी नीति है, इस संकट के कारण तिब्बत उसमें फंसा है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तिब्बत के लोग जिस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि अंत में धर्म की जय होती है। और तिब्बत के लोग धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तिब्बत के लोग केवल उस धरती के लिए नहीं लड़ रहे। तिब्बत धरती का टुकड़ा नहीं है। तिब्बत तिब्बतियों के हृदय में समाया हुआ है। जब तक तिब्बत तिब्बतियों के हृदय में रहेगा, तब तक तिब्बत पर कोई देश कब्जा कर ही नहीं सकता। और जब तिब्बत तिब्बतियों के हृदय से निकल जाएगा, तो फिर तिब्बत की स्वतंत्रता का प्रश्न भी बेमानी हो जाएगा। आप आश्चर्यचकित होंगे कि आज चीन का सबसे बड़ा संकट यही है।
चीन जो चीन को आप तो चीन की जो अभी जो कुछ पिछले महीनों से जो चीन की हरकतें हैं उसके लिए विश्व भर में अब चीन को रोग कंट्री कहा गया है। लेकिन पहले भी चीन का जो सिंबल था वो ड्रैगन ही था। तो ड्रैगन का जो भाव है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक तो नहीं है, नकारात्मक है। हिंदी में शायद पंजाबी में उसका ट्रांसलेशन दैत्य भी किया जा सकता है। तो चीन का जो विस्तारवाद है वो चीनी दैत्य का प्रतीक है। तो चीन के विस्तारवाद के मुंह में बहुत कुछ समा गया। मंचूरिया तो लगभग पूरा समा ही गया, और मंचूरिया में तो अब संघर्ष के लिए बात भी नहीं उठती। लेकिन तिब्बत को लगभग देखिए 70 साल हो गए, एक 7 दशक हो गए और 8वां दशक शुरू हो गया है। 80 साल में तिब्बत को चीन पचा नहीं पाया। चीन का सबसे बड़ा संकट यही है। यदि तिब्बत को चीन पचा लेता फिर चीन का संकट जो समाप्त हो जाता। आप पूछ सकते कि तिब्बत को कैसे चीन नहीं समा पाया। भाई उनके कब्जे में है, वहाँ उनकी आर्मी है, वहाँ उन्होंने सब बंकर बनाए हुए हैं, उनकी वायु सेना है और वहाँ रेलवे लाइन बिछाया। ऐसा 50 चीज़ें उन्होंने की हैं। वहाँ उन्होंने लाखों हान लाकर बसा दिए हैं। वो हान वहाँ बसते हैं तो तिब्बतियों की संख्या थोड़ी होगी और हान लोगों की ज़्यादा हो जाएगी। वो तिब्बत की मातृभाषा को ख़त्म कर रहे हैं, भोटी भाषा को ख़त्म कर रहे हैं। वो तिब्बत के बिहारों को ख़त्म कर रहे हैं। और तिब्बत के 3 बड़े विश्वविद्यालय लहासा में जो थे, सेरा थे, गांधेक थे, वो उनको तो उन्होंने समाप्त कर ही दिया है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इसके बावजूद चीन तिब्बत को लेकर संकटग्रस्त क्यों रहता है? क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद भी जो वहां 60 लाख तिब्बती रहते हैं और 1 लाख तिब्बती हिंदुस्तान में रहते हैं, ये सारे तिब्बती अपने मन से अपने को तिब्बती मानते हैं और अपने तिब्बती राष्ट्र को उन्होंने अपने मन से समाप्त नहीं किया है। चीन उनके शरीर पर कब्जा कर सकता है, चीन उनके मन पर कब्जा नहीं कर सका। और खास करके जब तक दलाई लामा हैं, और दलाई लामा एक संस्था का नाम है, दलाई लामा एक व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। और तिब्बतियों के लिए दलाई लामा उनकी राष्ट्रीयता के जीवंत प्रतीक हैं। इसलिए चीन को सबसे बड़ा संकट दलाई लामा को लेकर है, क्योंकि जब तक दलाई लामा सुरक्षित है तब तक तिब्बत सुरक्षित है। और आप मानकर चलिए कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, ये सभी मानते हैं, लेकिन संस्था नष्ट नहीं होती। चीन अब दलाई लामा की संस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। चीन पंचेन लामा की संस्था को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन खुद मानता है कि वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में फेल हुए हैं। जो 11वें पंचेन लामा हैं, जिनकी शिनाख्त परंपरा में दलाई लामा ने और दूसरा जो पद्धति उससे की थी, चीन सरकार ने उनको कैद में रखा हुआ है। और दुनिया का सबसे छोटी उम्र का सबसे लंबे समय तक कैद में रहने वाला व्यक्ति पंचेन लामा है। और जिसने चीन को पंचेन लामा घोषित किया, उसको तिब्बत के लोगों ने पंचेन लामा स्वीकार नहीं किया। इसलिए चीन की सरकार पंचेन लामा की संस्था को नष्ट करने में असफल रही, और चीन की सरकार दलाई लामा की संस्था को नष्ट करने में भी सफल नहीं हो सकती। मैं एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि समय कम है और बाकी मित्र भी इसमें बोलने वाले हैं। चीन को ऐसा विश्वास हो गया था कि इतने लंबे अरसे से री एजुकेशन से, तिब्बतियों को कम्युनिज्म पढ़ाने से, तिब्बतियों को बार बार कान में फूंकने से, आप यू आर पार्ट ऑफ द मदरलैंड, चाइना इज बिग मदरलैंड एंड यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिग मदरलैंड, उनको लगता था नाउ दीज तिब्बतन पीपल दे हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज एंड इंपॉर्टेंस दे हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस मदरलैंड, चाइना मदरलैंड, सच पावरफुल चाइना। अब दे हैव रिजेक्टेड दलाई लामा फ्रॉम देयर हार्ट, उन्होंने अपने मन से दलाई लामा को निकाल दिया है। वो दे वर एक्चुअली कन्विंस, वो सचमुच कन्विंस हो गए थे। और तिब्बत को लेकर ऐसा धोखा चीन ने खाया। और तब देंग थे उन दिनों शायद चीन के राष्ट्रपति, तो देंग ने परंपरा में दलाई लामा के प्रतिनिधि से बात की कि साहब आपका संकट क्या है? उन्होंने कहा मेरा संकट तो तिब्बत के लोग हैं। यदि तिब्बत के लोग चीन के शासन से प्रसन्न है तो मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, हमारी लड़ाई तिब्बत के लोगों की प्रसन्नता की है, तिब्बत के राष्ट्र की है। यदि तिब्बत के लोग अपने राष्ट्र को भूल गए हैं और ये जो उन्नति आप लोगों ने की उससे प्रसन्न है तो इट्स ऑल राइट। तो उन्होंने कहा जी तो अच्छी बात है, फिर आप अपने प्रतिनिधि भेज दीजिए, आपके प्रतिनिधि तिब्बत में आ जाएं और खुद देख लें
तिब्बत वालों से बात कर लें और तिब्बत वाले खुद ही बता देंगे कि वी हैव रिजेक्टेड दलाई लामा। अब दलाई लामा तो सामंतवाद के प्रतीक थे, दलाई लामा तो फ्यूडलिज्म के प्रतीक थे, दलाई लामा तो पोंगा पंथ के प्रतीक थे, दलाई लामा तो शोषण के प्रतीक थे। तो वो कहते हैं तिब्बत वाले खुद बताएंगे, खास करके तिब्बत की युवा पीढ़ी बताएगी कि वी हैव रिजेक्टेड दलाई लामा। लेकिन प्रिय मित्रों, दलाई लामा की ओर से जो 3 प्रतिनिधि मंडल गए, अब थोड़ा उसकी रपट पढ़कर देखिए। जो 3 प्रतिनिधि मंडल गए, पहले प्रतिनिधि मंडल खाम्ब में और अमदो में गए। परम दलाई लामा अमदो के रहने वाले हैं। तो वहां के लोगों ने इतना भव्य स्वागत उनका किया, सारे अमदो और खाम्ब के लोग घरों से सब निकलकर उस प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए आ गए। केवल मिलने के लिए नहीं, उन लोगों का, अमदो और खाम्ब के लोगों का प्रतिनिधि मंडल से कुछ लेना देना नहीं था। उनके लिए इतना ही बहुत था कि ये प्रतिनिधि मंडल दलाई लामा जी का है और वो उनके दर्शन करने के लिए आ गए। वो प्रतिनिधि मंडल क्या कहता है क्या नहीं कहते, इससे ना अमदो वालों ने कुछ लेना था, कम वालों ने, परम दलाई लामा के प्रतिनिधि है, वो उनको टच करके अपने आप को धन्य मानते थे। और इतना उत्साह जब बीजिंग में ये खबर पहुंची कि भाई ये क्या हो रहा है, हमें तो सूचना दी गई थी कि सब तिब्बत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो जो लहासा में गवर्नर थे इसके तिब्बत के, जिसको चीन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया होता, तो उनको पूछा कि भाई आपने तो गलत रिपोर्ट दी, आप पढ़ ही नहीं सके, यू फेयर टू रीड द माइंड्स ऑफ तिब्बतन पीपल। तो आपने तो गलत रिपोर्ट दे दी और उस रिपोर्ट के आधार पर हमने नीति बना दी और दलाई लामा जी के प्रतिनिधि मंडल को इनवाइट करना शुरू कर दिया। और ये तो सारी दुनिया देखेगी, तो जितना हमने ये सब किया होता वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। उसने कहा देखिए साहब, ये अमदो और खाम्ब के लोग अनपढ़ लोग हैं, ये वैसे भी थोड़ा लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, ये बहुत पोंगापंथी लोग हैं, इसलिए ये दलाई लामा से टूट नहीं पाए। लेकिन ये उत्सांग जो है, ये बहुत लहासा का जो एरिया है, उत्सांग जो है, ये लोग बड़े विद्वान लोग हैं। ये वहाँ इतनी डेवलपमेंट हुई एजुकेशन के कारण, वो लोग अब दलाई लामा को रिजेक्ट कर चुके हैं। तो तीसरा प्रतिनिधि मंडल उत्सांग गया और आप हैरान हो गए, चीन सरकार को इतना भरोसा था कि उत्सांग के लोग दलाई लामा को रिजेक्ट कर चुके हैं कि उत्सांग में उन्होंने पोस्टर लगवाए और पोस्टरों में तिब्बतियों से अपील की कि ये जो दलाई लामा के प्रतिनिधि आ रहे हैं, ये हमारे सम्मानित अतिथि हैं, क्योंकि आप इनको रिजेक्ट कर चुके हो मन से, आप इनको सामंतवाद के और शोषण के प्रतीक मानते हो, लेकिन इवन देन ये हमारे सम्मानित अतिथि हैं, इनसे कोई दुर्व्यवहार ना किया जाए। ये चीन सरकार ने पोस्टर लगवाए उत्सांग में, उनको सचमुच वो मानते थे कि तिब्बत के लोग इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। लेकिन हुआ पता क्या, उनमें प्रतिनिधि मंडल में एक दलाई लामा के शायद भाई थे, वो कहीं हजामत करवाने के लिए बैठे और जो बाल गिरे, उन बालों को घर में पवित्र प्रतीक मानकर इकट्ठे करने वाले हजारों लोग जुड़ गए। उन बालों के लिए छीना झपटी होने लगी कि ये दलाई लामा के भाई के सिर का बाल है, ये इतना पवित्र है, इसको घर में जाकर रखना है। तो प्रिय मित्रों, चीन के लोगों की चौथा प्रतिनिधि मंडल बुलाने की हिम्मत नहीं पड़ी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, अब और किसी की जरूरत नहीं है। तो चीन तिब्बत को पचा नहीं पाया और तिब्बत को चीन पचा भी नहीं पाएगा। और अब तो चीन स्वयं संकट से घिर गया है। चीन चारों ओर फंसा हुआ है, कोरोना वायरस के प्रसारक के नाते उसकी छवि बनी है, साउथ चाइना सी में उसकी घेराबंदी मजबूत हो रही है और जापान से उसका पंगा पड़ा हुआ है, और तुर्किस्तान के उइगरों ने उनके नाक में दम किया हुआ है। कहा जाता है लाखों उइगरों को, तुर्किस्तान के उइगर को उन्होंने कैंपों में डाला हुआ, अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन उइगरों का उत्साह मंद नहीं हुआ, वो संघर्ष कर रहे हैं। और चीन का ताइवान से और हांगकांग से झगड़ा शुरू हो गया है और चीन चारों ओर से घिरा हुआ है। और इसलिए तिब्बत का जो संकट है, जो चीन तिब्बत को चबाने की, दबाने, गलाने की कोशिश कर रहा था और हजम करने की कोशिश कर रहा था, उसमें तिब्बत का चीन कामयाब नहीं होगा। और प्रिय मित्रों, भारत सरकार ने, देखिए बहुत से मित्र इस बात को लेकर चिंता प्रकट करते रहते हैं। मैं समझता हूं जब तिब्बत के लोग वहां से आए थे, परम पावन दलाई लामा जी को, ये शरण, मैं शरण की बात नहीं करता, ये बहुत लोग प्रयोग करते हैं कि परम पावन दलाई लामा को भारत ने शरण दी। परम पावन दलाई लामा जी को भारत ने कोई शरण नहीं दी। भारत की इस पवित्र जो स्थान है
उस पर परम पावन दलाई लामा का भी उतना ही अधिकार है। ये पूरा जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में भारत भी है, नेपाल भी है, तिब्बत भी है, पूरा एशिया है। हमारे पुराने ग्रंथों में जम्बू द्वीप की चर्चा होती है, जम्बू द्वीपे भरतखंडे, उसका दूसरा खंड तिब्बत है। तो सभी खंडों के लोग एक ही संस्कृति से अनुप्राणित हैं, इसलिए दलाई लामा को शरण नहीं दी। दलाई लामा उसी अधिकार से हिंदुस्तान में है। और दलाई लामा का जो प्रशासन चल रहा है प्रिय मित्रों, इस प्रशासन ने तिब्बत की आजादी की लॉ को जिंदा रखा है और अब ये लॉ दुनिया भर में फैल रही है और चीन इस लॉ से भयभीत है। मैं समझता हूं ये कम्युनिज्म जो तिब्बत चीन में है, जिसके आधार पर वो तिब्बत को खाना चाहता है, ये कम्युनिज्म आइडियोलॉजी बेसिकली एंटी ह्यूमन है। और भारत की जो आइडियोलॉजी है, तिब्बत की और भारत की आइडियोलॉजी, जम्बू द्वीप की आइडियोलॉजी है, वो मानव धर्म है, मानव मात्र के सुख के लिए। सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु सुख ने, सभी लोग प्रसन्न हो, सभी लोग अच्छे हो, सभी लोग स्वस्थ हो। तो ये जो मानव मात्र की संस्कृति है, ये तिब्बत और भारत और जम्बू द्वीप की संस्कृति है। चीन जिस संस्कृति को लेकर चला हुआ है वो अमानवीय है, एंटी ह्यूमन है। और इसलिए मैं समझता हूं उस एंटी ह्यूमन संस्कृति का जो अंत है वो धीरे धीरे दिखाई दे रहा है। उसमें तिब्बत भी संघर्ष कर रहा है और भारत भी कर रहा है। तो मैं समझता हूं भारत और तिब्बत की जो मूल संस्कृति जम्बू द्वीप की संस्कृति है, इसकी अंत में विजय होगी। और मैं तो रादर ये कहता हूं कि चीन में जब कम्युनिस्ट पार्टी के शासन का अंत हो जाएगा तो चीन के लोगों की भी इनसे मुक्ति होगी। तो ये भारत चीन संबंधों की प्रगाढ़ता जो है, ये टाइम टेस्टेड है, एक प्रकार से कहना चाहिए। और चीन का जो अमानवीय राजनीति और संस्कृति का जो पराजय है वो भी मानना चाहिए, निश्चित ही है। क्योंकि कहा गया है अंत में धर्म की जय होती है। दलाई लामा भी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत भी धर्म की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए इसमें विजय होना निश्चित है। धन्यवाद।